न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर खोलेंगे तो पता है कि डीएनए मिलेगा। यहाँ पे डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। यही आरएनए जब मैच्योर हो जाएगा, आफ्टर मैच्योरेशन, ये आरएनए बाहर आएगा। तो ये आरएनए को आप बाहर ले आओ। मान लीजिए एमआरएनए है, यही राइबोसोम की हेल्प से क्या बनवाएगा, प्रोटीन। तो अब आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग को पढ़ना तो है ट्रांसलेशन, क्योंकि ये पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके। तो ट्रांसलेशन में क्या पढ़ेंगे, तो मैसेंजर आरएनए, ये वाला पार्ट एमआरएनए, 5 प्राइम 3 प्राइम एंड। इसी पार्ट में मैंने बताया कि जब राइबोसोम बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, राइबोसोम क्या बना देगा, प्रोटीन। प्रोटीन और यही प्रोसेस क्या बताया गया, ट्रांसलेशन। कहाँ पे होगा ट्रांसलेशन, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होता है। नहीं, डीएनए से आरएनए बना न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए से प्रोटीन कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो ये जो प्रोटीन बना, इसका यूनिट क्या है, एमिनो एसिड। किसका यूनिट, तो प्रोटीन का अगर यूनिट पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड। ये जो आरएनए है, आरएनए का यूनिट क्या है, आरएनए का यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आरएनए का भाषा न्यूक्लियोटाइड वाला है, और न्यूक्लियोटाइड के भाषा को एमिनो एसिड के भाषा में कन्वर्ट करना है। इसीलिए प्रोसेस क्या कहलाया, ट्रांसलेशन, भाषा कन्वर्जन। हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, भाषा को कन्वर्ट करने का प्रोसेस। नहीं तो जो क्या कहलाएगा, भाषा कन्वर्जन। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसलेशन, जो भाषा का कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन मतलब ये जो आरएनए है तो ऐसा होगा,
न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है? नहीं, आरएनए पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर की बात कर रहा है। नहीं, इसी को किस में कन्वर्ट करना है? न्यूक्लियोटाइड के भाषा को कन्वर्ट करना है किसके भाषा में? एमिनो एसिड के भाषा में। नहीं, एमिनो एसिड के भाषा में। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये 3 जो है इसको बोलते हैं कोडोन। कोडोन इसी को बोलते हैं। यही 3 मिलके एक एमिनो एसिड लाएगा, फिर अगला 3 अगला एमिनो एसिड, फिर अगला 3 अगला एमिनो एसिड, फिर अगला 3 अगला एमिनो एसिड। अकेला है तो ये नहीं लाएगा, अकेला है तो ये नहीं लाएगा। नहीं, तो 3 मिलके एमिनो एसिड लाए। अब जरा गौर करो यहाँ पे, ये जो आरएनए है किससे बना है? आरएनए एडेनिन है, यूरासिल है, गुआनिन और साइटोसिन। कितने तरह का न्यूक्लियोटाइड है? आरएनए की बात करेंगे तो कितने तरह का न्यूक्लियोटाइड है? और ये सब जो आपस में जुड़ा हुआ है इसी को क्या बोलेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन कितने तरह का एमिनो एसिड? तो 20 टाइप का। दुनिया का कोई भी आरएनए रहेगा वो 4 ही तरह का न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, चाहे वो प्लांट का आरएनए हो, एनिमल का हो, चाहे वो बैक्टीरिया का हो कि फंजाई का हो। दुनिया में आरएनए है तो कहीं का भी आरएनए हो, यही 4 न्यूक्लियोटाइड मिलके बनेगा। दुनिया का कोई भी प्रोटीन हो, यही 20 एमिनो एसिड मिलके बनाएगा। जैसे इसको और आसान करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है। दुनिया का कोई भी बुक जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही 26 लेटर यूज किया, चाहे वो नर्सरी क्लास का बुक हो या एलकेजी का, यूकेजी का या स्टैंडर्ड 1 का, या मैट्रिक का हो या 11-12 का, कि ग्रेजुएशन का कि पीजी का, चाहे वो मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का। यूज क्या है? 26 लेटर। हर एक लाइन का मीनिंग अलग अलग है। 26 लेटर ही यूज हुआ है, लेकिन एक सेंटेंस पढ़िएगा आप अपने ही एनसीईआरटी में, सेंटेंस पढ़ो, उसी 26 लेटर से मिलके बना हुआ जो है तो उसका मीनिंग अलग अलग है। सेम उसी तरीके से दुनिया का कोई भी प्रोटीन बना होगा तो एमिनो एसिड से, 20 तरह का एमिनो एसिड से, लेकिन हर एक प्रोटीन का फंक्शन अलग अलग होगा। सारा प्रोटीन ही अलग अलग तरह का फंक्शन करेगा। सेम बात अगर एक दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हम लोग जो कलर बोलते हैं, बेसिक कलर तो 3 ही है, रेड, ब्लू, ग्रीन। चलो 7 मान लें, आप लोग जानते हैं 7 कलर। दुनिया का कोई भी
कपड़ा जो है वही 7 कलर का मिक्सचर है। ऐसे तो 3 ही है, लेकिन 7 मान। आप सिर्फ क्लासरूम में ही देखो तो आपको 7 कलर से ज़्यादा कलर दिखेगा, कम्बिनेशन अलग अलग है। उसी तरह से दुनिया का कोई भी आरएनए या डीएनए 4 ही तरह का न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, कम्बिनेशन अलग अलग तो फंक्शन अलग अलग। अगर हम लोग ऐसा मान लें कि एक न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड को कोड करे तो केवल 4 एमिनो एसिड कोड हो पाएगा। 16 एमिनो एसिड के लिए कोई भी कोड नहीं आएगा, यूं ही पड़ा रह जाएगा। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक को कोड माने तो, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड टोटल कितना है 4, तो 16 एमिनो एसिड कोड ही नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा मान लें कि दो का कम्बिनेशन, 4 न्यूक्लियोटाइड और 2 का कम्बिनेशन, तो टोटल कितना होगा 16 एमिनो एसिड ही कोड हो पाएगा। 4 एमिनो एसिड सेल में यूं ही पड़ा रह जाएगा। सर 16 कैसे हो गया? आइए देखते हैं। जैसे 2 का कम्बिनेशन बनाते हैं, AG AU AC, GG GG UU CC यही 16 बनाना। यही कम्बिनेशन बनेगा। अगर एक एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो मात्र 16 एमिनो एसिड कोड हो पाएगा, 4 एमिनो एसिड को फिर भी कोड नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए 4 पे 3 कर दें, कितना हो जाएगा 64 कोड। एमिनो एसिड कितना है 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। 2 में नहीं बनेगा, लेकिन 20 एमिनो एसिड को कोड करना है तो 3। तो गैमो नाम के साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था जेनेटिक कोड ट्रिपलेट इन साइज होता है। किसने बोला था? गैमो। क्या बोले थे? बताया गया था कि जेनेटिक कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट साइज का होता है। सबसे पहले गैमो बताए थे कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट साइज का होता है। अब 64 कोडोन कौन सा? अगर ट्रिपलेट साइज बनाया जाए, ट्रिपलेट अगर साइज बना के देखें तो 64 कोडोन की बात कर रहा है, तो 64 कोडोन होता है। 64 कोडोन की हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं 64 कोडोन कौन कौन से, यहाँ पे देखते हैं। तो 4 पे पावर 3 इज इक्वल टू तो 64 कोडोन का घर बनाइए। U C, फिर क्या लिखेंगे A और G।
इधर भी लिखेंगे यू सी ए जी। अब इधर भी सारे में लिखना होगा। क्या लिखना होगा? यहाँ लिखना होगा यू सी ए जी। मल्टीप्लाई करके लिखो। अगर मल्टीप्लाई किया जाए यू यू, अगर ये दो को मल्टीप्लाई है तो यू यू, और इधर क्या है? फिर देखो यू यू, इधर क्या है? कोई दिक्कत? अगर मान लो इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इधर से आएगा सी सी यू, सी 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 ए सी सी, इस तरीके से लिखेंगे। चलो लिख लें। ठीक है? इधर सी यू यू सी यू, इधर इसमें सी जी यू सी जी सी सी जी ए सी जी जी, फिर इधर ए यू यू ए यू सी ए यू ए यू जी, फिर इधर ए सी यू ए सी सी ए सी ए सी जी, ए यू ए सी ए जी यू ठीक है। यही ना, 64 कोडोन मैंने यहाँ लिख दिया। अब हर एक कोडोन के लिए एमिनो एसिड आएगा। देखते हैं कौन सा कोडोन किस एमिनो एसिड को कोड करेगा। अगर मैं बात करूँ इधर, ये दो, ये कोड करता है फिनाइलएलानिन को। फिर यहाँ ये दो और प्लस ये 4 ल्यूसीन, ये सब क्या लाएगा? ल्यूसीन नाम का एमिनो एसिड। फिर नीचे ये वाला जो 4 है जिसमें 4 नहीं कहिए 3 कहिए, ये 3, ये किसको कोड करेगा? ये ल्यूसीन को कोड किया, ये आइसोल्यूसीन। ये सब क्या है? एमिनो एसिड।
नीचे वाला ये किसको कोड करता है? वैलिन। उसी तरीके से ऊपर वाला ये किसको कोड करेगा? सेरिन। ये किसको कोड करेगा? प्रोलिन। ये किसको कोड करेगा? थ्रियोनिन। ये किसको कोड करेगा? एलानिन। यहाँ पे जो हम लोग बात करें, इसमें ये वाला हिस्टीडीन, उसके बाद CAU। किसको कोड करेगा? हिस्टीडीन। नहीं, यू यहाँ गलती लिखा गया, इसमें देख लीजिएगा जो भी लिखा है, टायरोसिन। उसके बाद हिस्टीडीन, फिर आगे भी कोड करेगा इस तरह से। यहाँ पे क्या कोड करेगा? एस्पाराजेन। फिर अगला लाइसिन, फिर अगला एस्पार्टेट, फिर अगला इस तरह से ग्लूटामेट। उसके बाद ऊपर यू जो बात कर रहा है ये सिस्टीन। फिर उसके बाद इधर ये चारों आर्जिनिन, नहीं, उसके बाद इधर सेरिन, उसके बाद अगला फिर आर्जिनिन, उसके बाद अगला ग्लाइसिन। देखो अब ये जो कोड किया, तो कैसे पता चला कि कब कौन एमिनो एसिड आएगा, किसके लिए कौन सा एमिनो एसिड आएगा? तो इसके लिए साइंटिस्ट लोग वर्क किए कि होता तो यही है, लेकिन जेनेटिक कोड शुरू में जो 64 बनाया गया था, उसके मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए दो साइंटिस्ट आए, एक हरगोविंद खुराना और दूसरा निरनबर्ग। क्या नाम है? हरगोविंद खुराना और निरनबर्ग। क्या काम किए? बीसों का भेज दूँगा, अभी लिखेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। बायोमोलिकुल्स में था आपका, या लास्ट में दिखा देंगे, फ़ोटो खींच लेना, लिस्ट है मेरे पास। अब देखो हरगोविंद खुराना, ये जो जेनेटिक कोड में कौन सा कोडोन किस एमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो दो साइंटिस्ट मिल के उसके मिस्ट्री को बताए। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? हरगोविंद, हरगोविंद खुराना सबसे पहले लैब में आरएनए बनाए थे। आरएनए को लैब में सबसे पहले बनाने का क्रेडिट गया हरगोविंद खुराना। मतलब लैब में सबसे पहले पॉलीमराइजेशन करवाने का काम किसका है? हरगोविंद खुराना का। किसका पॉलीमर बनाए? न्यूक्लियोटाइड का। तो आरएनए बनाने सिखाए। फिर लैब में ही सबसे पहले एमिनो एसिड बनाने सिखाए निरनबर्ग। क्या नाम है?
निरनबर्ग्स। निरनबर्ग्स क्या किए, फर्स्ट टाइम प्रोटीन मतलब चेन ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन को लैब में सबसे पहले किसने बनाया, निरनबर्ग। प्रोटीन को बनाने का काम निरनबर्ग, ठीक, और आरएनए को बनाने का काम खुराना, ठीक। खुराना जो है इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट है, इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट खुराना। तो खुराना सिखा दिया आरएनए बनाने, और निरनबर्ग को पता था प्रोटीन कैसे बनाया जाए। तो निरनबर्ग ने सोचा कि जेनेटिक कोड के मिस्ट्री को क्यों ना सॉल्व करें। निरनबर्ग बनाए, फिर ये फर्स्ट टाइम बनाए थे आरएनए। फर्स्ट टाइम इन लैब में फॉर्मेशन किया गया था। अब देखिए, तो निरनबर्ग को पता चला कि खुराना आरएनए बनाने तो सिखाई दिए, इनको प्रोटीन बनाने आना था। तो निरनबर्ग क्या किए, देखिए इनका एक्सपेरिमेंट, खुराना के काम को ये मिलाए और ये बनाए होमोपॉलीमर ऑफ आरएनए। क्या बनाए, होमोपॉलीमर, किसका, बनाए। इन्होंने क्या किया, 5 प्राइमिन 3 प्राइमिन यू 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 यू। तो ये जो बनाए थे आरएनए, ये कैसा था, तो होमो पॉलीमर। और जब इसका प्रोटीन बनवाया गया, ताकि प्रोटीन बनाने इनको आ रहा था, तो पता चला यू 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 कोड कर रहा था फिनाइल एलानिन को। फिर अगला यू 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 के बदले आ रहा था फिनाइल एलानिन, यू 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 के बदले आ रहा था क्या, फिनाइल एलानिन। मतलब निरनबर्ग को पता चला कि यू 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 जो कोड है उस किस एमिनो एसिड के लिए है, फिनाइल एलानिन। क्या निरनबर्ग आरएनए बनाए, बाद में होमोपॉलीमर बनाए, और उसका जब प्रोटीन बनाया गया तो निरनबर्ग को ये पता चला यू 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 किसको कोड कर रहा है, फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा है। किसको कोड करेगा, फिनाइल एलानिन। इसी तरीके से निरनबर्ग सोचे और कर लेते हैं, और आरएनए बनाए। और एक चीज़ देखो, 1 2 3, अगर 9 न्यूक्लियोटाइड का लिए तो 3 एमिनो एसिड है, मतलब एक एमिनो एसिड के लिए कितना आया, 3 न्यूक्लियोटाइड। नहीं, तो इन्होंने और भी काम किया। क्या काम किया, इन्होंने फिर एक आरएनए बनाया, सी 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 सी, और फिर इसका प्रोटीन बनवाया गया। तो पता चला सी 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 कोड कर रहा है किसको, प्रोलीन को। फिर ये भी प्रोलीन, फिर ये भी प्रोलीन, लेकिन एक के बदले कोई एमिनो एसिड नहीं आया। फिर इन्होंने सोचा जब 2 को बना ही लिए तो एक और कर लेते हैं। फिर इन्होंने एक होमोपॉलीमर बनाया UC, उसके बाद बनाया ए का ए
और जब इसका भी प्रोटीन बनाया गया, पता चला कि ये किसको कोड कर रहा है बच्चों? लाइसिन। ये भी लाइसिन, ये भी, लेकिन ये दो के बदले कोई नहीं आया, एक के बदले भी नहीं आया, दो के बदले भी नहीं आया, लेकिन तीन के बदले तो इम्यूनो एसिड आ रहा था। तो एक तरह से गैमो के बात को सपोर्ट कर रहे थे नीरनबर्ग, कि गैमो क्या बताए थे? जेनेटिक कोड ट्रिपलेट इन साइज होता है, सपोर्ट में बात किए। इन्होंने सोचा यू बना लिए, सी बना लिए, ए बना लिए, तो जी काहे छोड़े? तो जी को जब कोड किया गया तो इनको पता ही नहीं चला कि किसको कोड करते। क्यों? अगर लॉन्ग पॉलीमर जी का बनाया जाए तो वो मुड़ जाता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग फिर नहीं ले पाते। ये चीज़ खुराना क्या देखे कि अरे मेरा काम आरएनए बनाने तो हम ही सिखाए, यूज करके ये खेला कर रहा है, जेनेटिक कोड के मिस्ट्री को बता रहा है। तो इन्होंने बोला अच्छा, तू मेरा काम यूज किया तो मैं तेरा काम यूज करूँगा। तू होमो पॉलीमर बनाया, मैं हेट्रो बनाऊंगा। तब इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या किया? हेट्रो पॉलीमर। ऑफ आरएनए बनाया। और क्या किए? ये हेट्रोपॉलीमर बनाया तो यूसी, अब यहां दो कोड आ गया, UCU आया, एक आ रहा है CUC। तो पता चला UCU किसको कोड किया? सेरिन को। CUC किसको कोड किया? ल्यूसिन को। फिर अगला किसको कोड करेगा? हेट्रोपॉलीमर। इस तरह का काम कौन किए? खुराना। और भी हेट्रोपॉलीमर बनाए। इस तरह का खुराना क्या किए? हेट्रोपॉलीमर ढेर सारा बनाए। और जो हेट्रोपॉलीमर बनाए बच्चों, तो उससे ये बात पता चला, जैसे एक और हेट्रोपॉलीमर बना दो। दो गो बनेगा कोड, एक ACA, एक CAC। ACA किसको कोड करता है? थ्रियोनिन को। CAC किसको कर रहा है? हिस्टिडीन को। फिर क्या आएगा? नहीं, इस तरीके से चलेगा। तो जेनेटिक कोड के मिस्ट्री को इन दोनों ने मिलके बतलाया। कौन दोनों? हरगोविंद खुराना और नीरनबर्ग। और यही दोनों के काम से ये पता चला कि जो 64 जेनेटिक कोड है उसमें कौन किस एमिनो एसिड को कोड करेगा। क्लियर? ये बात पता चला। तो ढेर सारा काम किए लोगों ने, नहीं तब तो पता चला होगा। तो ये चीज़ है। अब क्या हुआ? इसमें जो है स्टार्ट कोडोन है, दो गो स्टार्ट कोडोन होता है, आओ जी और जाओ जी। याद हो गया? UA। आओ जी जाओ जी। स्टार्ट कोडोन में आएगा आओ जी जाओ जी। तीन तो होता है स्टॉप कोडोन, UAA, UAG, UGA।
स्टॉप। क्या स्टार्ट क्या स्टॉप? जहां स्टार्ट कोडॉन आएगा, जहां स्टार्ट कोडॉन आएगा वहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, और जहां स्टॉप कोडॉन आएगा, जहां स्टॉप कोडॉन आएगा वहां प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगा। तो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन पे बात किया गया, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन। तो हम लोग जो बात करेंगे स्टार्ट और स्टॉप, तो यहाँ कुछ बात आपको याद रखना होगा। जैसे स्टार्ट कोडॉन कौन है? आओ जी और जाओ जी। और स्टॉप कोडॉन कौन है? नाम क्या है? यू ए जी यू जी यू जी ए। ये स्टार्ट और स्टॉप तो बेहोशी में भी याद होना चाहिए। अगर आप बेहोश रहो, उसमें भी अगर बेहोशी की हालत में भी कोई पूछ दे कि बता स्टार्ट कोडॉन, आओ जी जाओ जी। स्टॉप कोडॉन यू ए जी, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे? अब इतना तो याद होने वाला है नहीं, आज तक हमको नहीं हुआ, तो आपको क्या होगा? फैक्ट है। लेकिन एनसीईआरटी दिया है तो मेडिकल एग्जाम कभी भी पूछ लेगा, तो सब तो नहीं लेकिन कुछ किया जा सकता है। कौन सा कुछ? जो 4 वाला है, देखो 4 वाला है, CUN ऐसा लिख दूं, ये सबको कॉमन लेके एन लिख दिया। कौन? तो ल्यूसीन। एन के जगह चारों डाल दीजिए बारी बारी से। दूसरा AUN, तो इसमें तो 4 है नहीं, ये नहीं याद रखना है। GUN गन, बंदूक, भाला, बेहलीन। बंदूक और भाला याद हुआ? बंदूक, भाला, बेहलीन। और UCN सेरिन, CCN प्रोलिन, ACN थ्रियोनिन, GCN अलानिन, और GGN ग्लाइसिन। ये सब जो मैंने लिखा, ये क्या है? कम से कम इतना याद रखना है। कै लाइन हुआ? देखो 4, 8, 16, 32, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 हुआ। 7 गो से 28 गो, 28 और 2 30 और 3, इतना भी याद रहेगा ना, आपका काम बन जाएगा। इतना में भी आपका काम बन जाएगा। नहीं तो इतना में काम बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए। क्लास है क्या? क्लास है। इसका साइलेंट फीचर्स बच गया, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड अगले क्लास में करेंगे तब। तो इसको मैं पहले तो शेयर कर दे रहा हूँ। तो फोटो लो, जल्दी जल्दी फ़ोटो ले लीजिए, फ़ोटो लीजिए दूसरे वाले में। तो क्या बोला जाएगा? द कोड इज़ कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? द कोड
या कोडोन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये है, अगर ये जैसे मैसेंजर आरएनए है, ये अगर एम आरएनए की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे AUG है, तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि इसके बाद कोमा लगा दिया, अब लिख दिए GUC फुल स्टॉप, GCC कोमा, तो ये ऐसा नहीं होता है। जब भी कोड की बात करेगा ना, कंटिन्यूअस होगा। जैसे यही 3 को अगर मैं लिखूं तो जैसे AUG GUC, मतलब गैप भी सेम ही होगा, कोई कोमा और फुल स्टॉप नहीं होता है इसमें। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टाइप का होता है। जितना भी रहेगा जैसे CCC CGA, तो ये कंटिन्यूअस होता है। तो कोमा और फुल स्टॉप इसमें आपको नहीं मिलेगा जेनेटिक कोड में। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच अगर कभी डिस्टेंस पूछ दे आपसे, तो आपको पता है DNA आपने पढ़ रखा है 3.4 एंगस्ट्रॉन, नहीं, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन की हम लोग बात करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कोमा और फुल स्टॉप रहित होता है जेनेटिक कोड। कोड जो होता है नॉन ओवरलैपिंग होता है। जेनेटिक कोड कैसा होगा, नॉन ओवरलैपिंग। तो तीसरा साइलेंट फीचर्स इसका होता है, द कोडोन इज नॉन ओवरलैपिंग। तो ओवरलैप नहीं करेगा। क्या मतलब ओवरलैप नहीं करेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे पेज में ले लेते हैं यही चीज़ को, दूसरे नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ, क्या कि थोड़ा स्पेस चाहिए इसको बताने के लिए। तो तीसरा मैंने क्या बोला कि जेनेटिक कोड जो होगा, द कोड इज कैसा बताया, नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। तो जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होगा, मतलब ओवरलैप करने वाला नहीं। क्या मतलब इसका, इसको ऐसे समझिए, जैसे ये मैसेंजर आरएनए है 5 प्राइम इन 3 प्राइम इन, और अगर मैं लिखूँ यहाँ AUG GCC CGA GAC CGA, इस तरीके से लिख दिया, तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करता है। मतलब जब भी यहाँ पे बात करें तो ये 3 के बदले एक एमिनो एसिड आएगा, फिर नेक्स्ट 3 के बदले नेक्स्ट एमिनो एसिड, फिर ये एमिनो एसिड, फिर ये एमिनो एसिड, फिर एमिनो एसिड, तो इस तरीके से एमिनो एसिड आएगा भाई। तो जेनेटिक कोड ओवरलैप एक दूसरे पे नहीं करता है। ओवरलैप कब बोलते कि ओवरलैप कर रहा है, अगर ऐसा हो जाए कि ये इसके साथ आया, ये इसके साथ आ गया, इधर इस तरीके से होता चला जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जेनेटिक कोड क्या है, ओवरलैपिंग। अगर इस तरीके से आ जाए तो ये क्या बोलेंगे कि ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैपिंग नहीं होता है, ओवरलैप नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या लिखा कि नॉन ओवरलैपिंग होता है। नेक्स्ट साइलेंट फीचर्स इसका है चौथा नंबर। तो चौथा नंबर साइलेंट फीचर्स में आए तो जेनेटिक कोड जो होता है यूनिवर्सल होता है। द कोडोन या कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कहने का क्या मतलब है, यूनिवर्सल कहने का मीनिंग ये है कि अगर AUG मिथ्योनिन को कोड कर रहा है बैक्टीरिया में, तो वही AUG प्लांट में भी मिथ्योनिन को कोड करेगा, वही AUG एनिमल में भी मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। मतलब AUG अगर मिथ्योनिन को कोड कर रहा है तो सब में वही कोड करेगा। तो कोड जो होता है ये कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। ऐसे इसका 1-2 एक्सेप्शन है, बट आपके लेवल में कई एक्सेप्शन पे बात नहीं करना है। 1-2 एक्सेप्शन है, प्रोकार्योट और यूकैरियोट में 3 जगह है जहाँ चेंजेज आता है, 3 जगह 3 एक्सेप्शन है इसके। लेकिन आप बस याद रखिए जेनेटिक कोड क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, इसका कोई एक्सेप्शन आपके लेवल में नहीं है। नेक्स्ट होता है 5वां नंबर जो साइलेंट फीचर्स है, कोड डीजनरेटेड होता है। द कोड इज डीजनरेटेड।
डीजनरेटेड। क्या मतलब है सर कि कोड डीजनरेटेड है? तो जेनेटिक कोड का डीजनरेसी का मतलब होता है, आपने देखा कि 64 जो कोडोन है, यहाँ पे देखो, बैक कर रहे हैं हम, इस केस में देखो, इस केस में क्या है, 6 ठो मिल के एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। अकेला भी रहता तो काम हो जाता, 6 गो मिल के काम कर ले है, नहीं, कहीं देखिए 4 मिल के, जैसे ये वैलिन 4 मिल के काम किया, एलानिन 4 मिल के, थ्रियोनिन ये वाला 4 मिल के, तो एक एमिनो एसिड के लिए एक भी रहता तो काम चलता, लेकिन 4 मिल के 6 मिल के सेम काम कर रहा है, तो इसी को बोलता है डीजनरेसी ऑफ कोडोन। वैसे भी एमिनो एसिड 20 था और कोड हमारे पास 64 है, तो 64 कोड काफ़ी है, मोर देन सफिशियंट है। एमिनो एसिड 20 है, 20 कोड से भी काम चल सकता था, लेकिन क्या है कि काम चल सकता तो था, लेकिन जो एक्स्ट्रा बन गया, जो ट्रिपलेट साइज का हो गया, तो उस चक्कर में इसको क्या करना पड़ता है, डीजनरेट, तो उसको बोलता है डीजनरेसी ऑफ कोडोन। कोड क्या है, डीजनरेटेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीजनरेसी ऑफ कोडोन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो जेनेटिक कोड कैसा होगा, डीजनरेटेड होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे गांव सब में कभी भी भोज वोज हो, किसी के यहाँ पार्टी हो, भोज हो, तो देखिएगा कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, पहला पंक्ति में, पहला लाइन, पहला ट्रिप में वो बैठे हुए मिल जाएंगे। मतलब एक बार खाली पता होना चाहिए कि फलना जगह भोज है, अगला पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ लोग गांव में ऐसे भी होते हैं जिसको बता दिया गया था कि शाम में आना है, खाना घर पे ही है, ठीक, ऐसा बता दिया, लेकिन वो नहीं आया। तो गांव में गौर से देखिएगा कि एक एक आदमी का ख्याल रखा जाता है, कौन आए कौन नहीं आए, 1-2-3 आदमी इसी पे लगा हुआ रहता है, किसके घर से आया किसके घर से नहीं आया। मान लीजिए कोई है जिसके घर से नहीं आया, तो उसके घर के तरफ जो लोग जाते हैं, जैसे उसका पड़ोसी आया था तो उसको बोल दिया जाएगा, जाके ज़रा बोल दीजिएगा आ जाने। अब उसको भी भेज दिया सेम काम के लिए, पहले भी बोले हुए था, फिर भेज दिया, फिर भी देख रहा है नहीं आया, तो फिर घर का कोई मेंबर जाएगा, बेटा उटा है, बेटा पोता, उसको भेज देता है लोग कि जाओ फल्ला को बुला कर लाओ, फिर भी नहीं आया, तो देखिएगा घर का बुजुर्ग लोग जाके हाथ पकड़ के जोड़ के खड़े हो जाएंगे, नहीं कि कुछ गलती हुआ है क्या, चलिए कुछ गलती सलती हुआ है तो माफ़ कीजिए। तो कहने का मतलब काम तो एक ही था, एक के बोलने से भी आया जा सकता था, लेकिन सेम काम के लिए 4 गो लग गया। आप कह दीजिए कोरिया टाइप का था, नहीं तो वो आ नहीं रहा था, तो काम तो एक ही था। जैसे इसको और दूसरे तरीके से समझिए, मान लीजिए ये पेन सपोज कीजिए ऑफिस में रखा हुआ, मैंने उस बच्ची को बोला बच्चा ज़रा सा पेन लेके आइए, तो ये अकेले भी इस पेन को ला सकती थी, लेकिन बोली सर ये दोनों को भी ले जाए साथ में। अब ये क्या की, 3 गो मिल के ये पेन लाई, तो क्या बोलेंगे, एक तरह से वेस्टेज हो गया, टाइम का वेस्टेज है, एक भी ये काम कर सकती थी, तो 3 मिल के एक काम, तो डीजनरेसी ऑफ कोडोन, 3-3, 6-6, 5-5 मिल के एक एक काम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डीजनरेसी ऑफ कोडोन। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया आपको कि जेनेटिक कोड कैसा नेचर का है, डीजनरेटेड नेचर का, कि जो भी कोड होगा वो कैसा होगा, डीजनरेटेड। तो बहुत सारा कोड है जो डीजनरेटेड है, 6-6 मिल के एक काम कर रहा है, 5-5 मिल के एक काम कर रहा है, 4 मिल के एक काम कर रहा है, एक एमिनो एसिड के, 3 मिल के एक काम कर रहा है, एक एमिनो एसिड को लाने का काम कर रहा है। तो इस तरह का काम होता है, तो इसी को बोला जाता है डीजनरेसी ऑफ कोडोन, कि जेनेटिक कोड कैसा बाय नेचर अगर बात करें तो कैसा हो गया कि डीजनरेटेड हो गया, तो ये डीजनरेसी ऑफ कोडोन कहलाएगा। और भी है इसमें, जेनेटिक कोड कैसा होता है, तो अनएम्बिगियस नहीं, क्या बोलते हैं, बबलिंग, बबलिंग अकर्स इन जेनेटिक कोड। अब क्वेश्चन है सर क्या बबल, बबल का मतलब होता है लड़खड़ा जाना, बबलिंग अकर्स इन जेनेटिक कोड, और बबल का मतलब क्या होता है बच्चों, लड़खड़ा जाना। और बबल की जब भी बात करेंगे वो कहाँ होता है, तो टीआरएनए में, टीआरएनए में भी कहाँ होता है, तो 5 प्राइम इंड का पहला बेस पे, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, या नेक्स्ट पेज में लेते हैं इसको, 6ठा नंबर हो जाएगा ना, 6। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बबलिंग,
बबलिंग अकर्स इन, बबल का मतलब होता है लरखराना, अकर्स इन, कहाँ पे अकर्स होगा? एंटीकोडॉन, इन द एंटीकोडॉन। बबल कहाँ पे हो जाएगा? लरखराएगा कहाँ? एंटीकोडॉन वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे लरखराता है। अब एंटीकोडॉन वाला में कहाँ पे? तो याद रखना है एंटीकोडॉन का फर्स्ट बेस ऑफ 5 प्राइम एंड, एंटीकोडॉन में जो पहला बेस है 5 प्राइम एंड पे, वहीं पे क्या हो जाता है? लरखड़ा जाता है। क्वेश्चन अब दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या लरखड़ाया? पता नहीं चला क्या लरखड़ाने की बात आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको समझना है तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि कब लरखड़ा रहा है या कैसे लरखड़ा रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई आरने है, बबल भी कुछ ही जगह पे होता है, लरखड़ाता भी कुछ ही जगह। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए, जी और आई अनयूजुअल बेस है, नहीं आई अनयूजुअल बेस है। अगर ये कोड है, ये मैसेंजर आरने है, एम आरने, तो ए जी आई ये क्या है? कोड है। टी आरने आएगा, एल शेप का होता है 3D में, तो यहाँ होता है 5 प्राइम इन, यहाँ होता है 3 प्राइम इन, और इसी पे एमिनो एसिड बाइंड करवाए हुए रहता है। यहाँ पे क्या बाइंड किया हुआ है? एमिनो एसिड। अब क्या है कि अगर ऐसा हो कि यहाँ 5 प्राइम, यहाँ पे ये आई है तो इसके बदले ए, एक्चुअल में ये थाइमिन या यूरासिल का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जी है तो सी, ए है तो यू। अगर ऐसा हो तो कोई ना कोई एमिनो एसिड आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही टी आर नहीं, इसी पोजीशन की बात कर रहे हैं, अब एक ही जगह ओवरलैप कैसे करें? एमिनो एसिड ला के ज्वाइन करवा देता है 5 प्राइम। कहाँ लरखड़ाया? तो अगर यहाँ पे आ जाए सी, सी यू, तो जरा गौर कीजिए लरखड़ा कहाँ गया? इस पोजीशन पे लरखड़ा गया। आना था एडेनिन को, आ क्या गया? साइटोसिन। तो जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं 5 प्राइम पे करते हैं, 5 to 3 डायरेक्शन में, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और इधर का करें तो 1, 2, 3। तो लरखड़ाया कौन? एम आरने की टी आरने? तो टी आरने। बबलिंग किस में होता है? एंटीकोडॉन में। और एंटीकोडॉन कहाँ पे होता है? टी आरएनए के पास। एंटीकोडॉन किसके पास होता है? टी आरएनए के पास। तो वही लरखड़ा जाता है कि गलती से ये आया तो एमिनो एसिड ये वाला जोड़ दिया, जो कि होना नहीं, वो दूसरा चीज़ है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बबलिंग का, लरखड़ाने का, ठीक है। कभी कभी अगर साइटोसिन के जगह दूसरा आ जाए तो भी गड़बड़ा जाता है। आना था एडेनिन, आ गया साइटोसिन। लेकिन अगर इसी पोजीशन पे गौर किया जाए, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे, ये एमिनो एसिड, अच्छा सॉरी, ये एमिनो एसिड आया, तो इधर 5 प्राइम इन, तो यहाँ देखो ये यही रहेगा, सी रहेगा, और अगर यहाँ यूरासिल आ जाए तो भी एमिनो एसिड ला के जोड़ देता है। तो गड़बड़ हो गया ना इस पोजीशन पे। तो जब भी लरखड़ाने की बात होगी ऑलवेज कहाँ होगा? टी आरने पे। ये तीनों क्या है? ये भी टी आरने है, टी आरने की बात कर रहे हैं, ये भी क्या है? टी आरने ही है, और ये भी क्या है? टी आरने। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है लरखड़ाता कहाँ है? तो टी आरने पे। तो टी आरने पे क्या होता है? एंटीकोडॉन। अगर मैं बात करूँ इसको, मैं बोलूँ कि ये कोड है, कोड, तो ये एंटीकोड, कोडॉन लिख दीजिए, कोडॉन। तो ये वाला टी आरने पे ये तीनों क्या है? एंटी कोडॉन। तो कभी कभी गलती से गलत बेस भी जोड़, मतलब वहाँ पे बाइंडिंग कर लेता है, तो इसी बात को हम लोग क्या बोल देते हैं? लरखड़ा जाना। नहीं तो ये लरखड़ा गया तो टी आरने के पास क्या हो जाता है कि लरखड़ाने का काम करता है। तो कोड को क्या बोला जाता है कि लरखड़ा गया। तो इसी को अगर टर्म में हम लोग बोले तो बबलिंग हो गया। बबलिंग का मतलब ही क्या है? लरखड़ा जाना। बबलिंग का मतलब ही क्या होता है? लरखड़ा जाना। एक लास्ट है इसमें जेनेटिक कोड, 7वां नंबर, जेनेटिक कोड
इज अनएम्बिगियस। क्या बोला जाता है? अनएम्बिगियस। एम्बिगियस, BIG। अनएम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ऐसा न हो, ये 5 प्राइम यहाँ 3 प्राइम, CGATUGCCU, तो इसमें बेचारा राइबोसोम पागल हो जाएगा। किसको कोड करे, कहाँ कोड करे, पता नहीं चलेगा। तो अस्पष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? इस तरह से बात करें, AUG CCG, इस तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। दो के बीच में आप कह सकते हैं कि प्रॉपर स्पेस होना जरूरी है। तो ये सब जो मैंने बताया, ये क्या बताया आपको? साइलेंट फीचर्स। किसका साइलेंट फीचर्स? जेनेटिक कोड का। तो यहाँ तक हम लोग का जेनेटिक कोड हो गया। एक इसी से रिलेटेड है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। क्लियर है यहाँ तक? जिस बच्चे क्या बाबू? प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड कैसे करेगा? एमिनो एसिड से ही ना प्रोटीन बनेगा। जैसे तो छोटा छोटा यूनिट जोड़िएगा तब ना प्रोटीन बनेगा। ये सब 11th का कमजोरी सब है। आगे बताऊंगा एक अगले क्लास में कि ये राइबोसोम का स्मॉलर सबयूनिट और ये लार्जर सबयूनिट। यहाँ मैसेंजर आरएनए आता है mRNA, और यहीं पे प्रोटीन बनाने के लिए tRNA इस तरह से एमिनो एसिड को पकड़ के लाएगा। तो tRNA क्या करता है? ट्रांसफ़र आरएनए एमिनो एसिड को पकड़ के लाएगा, और तब जाके इसके बीच में क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये चीज़ हाँ, नो 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 नो, प्रोटीन बनाने के लिए, राइबोसोम बनाने के लिए तो राइबोसोमल आरएनए आरएनए। ये बताऊंगा अगले क्लास में, इसे बताएंगे, लेकिन पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए। ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम जब पढ़ाया था तो आरएनए का बना होता है प्लस प्रोटीन का, तो राइबोसोमल आरएनए आया। ये मैसेंजर आरएनए है, और ये क्या है? ये आरएनए। तो तीनों आरएनए मिल के प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। क्लियर? तो इससे बात करेंगे, लेकिन आज का हेडिंग डालते हैं पहले म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो हेडिंग है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड में इतना ही आपको जानना था, लेकिन म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है म्यूटेशन। जेनेटिक कोड में म्यूटेशन हो तो क्या होगा? तो आपको मेनली दो बात करना है इसमें, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड में जो NCERT दिया है आपका, दो तरह का म्यूटेशन के बारे में बात करना है। एक बात करना है पॉइंट म्यूटेशन पे, और दूसरा जो हम लोग को बात करना है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की जो बात कर रहे हैं, तो म्यूटेशन क्या है? ठीक, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये आरएनए है, इधर 5 प्राइम इन, बोर्ड पे नज़र रखिएगा 3 प्राइम। अगर मैं यहाँ लिखूँ AUG CCC GUC CGA, एक और ले लेते हैं AGC। ठीक, ये आरएनए है। अब कौन सा कोड कौन से एमिनो एसिड लाएगा? तो NCERT निकालिए, है अभी? चलिए आप ही लोग बताइए। आप बताइए कि AUG
के बदले कौन सा एमिनो एसिड आता है? निकालो चार्ट, आगे होगा पीछे चलेगा आप देखिएगा उसमें मिथ्योनिन, हाँ वही है वही, तो उसी से देखिए AUG, बताइए क्या आएगा? मिथ्योनिन है। CCC के बदले कौन है? हाँ प्रोलिन, प्रोलिन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, GUC खोजिए, वैलिन। फिर खोजिए CGA के बदले कौन आएगा? CGA प्रोलिन। और AGC, AGC, हाँ हमको लग ही रहा था, आर्जिनिन। AGC, फटाफट बताइए। AGC, सेरिन। तो यही ना प्रोटीन बनेगा। अगर ऐसा वाला कोड हो, mRNA जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है, तो यही प्रोटीन बनेगा, एमिनो एसिड जुड़ गया। लेकिन अगर यहाँ चेंज कर दो, आप क्या करो कि यहाँ पे C के बदले कुछ और डाल दीजिए। तो पहले मैं बना रहा हूँ, बोर्ड पे नज़र रखो बच्चा, आप लोग का ऐसे ही छुटा हुआ और आप लोग इधर उधर कीजिएगा तो गड़बड़ आ जाएगा। और आपको अभी पता नहीं है, हम मारते भी पुष्टांग है। आज ही पिटाया है मेरा क्लास में सब, फट फट पिटाया है। जहाँ बात करते मिल गया तो कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन पूछते, क्वेश्चन पूछे फट फट दिए। लड़की भी लोग भी पिटाती है मेरे क्लास में, कोई सुने। ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं मारेंगे, लड़की को लड़का को मारेंगे। तो इसीलिए पढ़िए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक तो क्लास छूट गया, तो क्लास छूट गया तो मैंने याद कीजिए फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले बोला था जेनेटिक्स छूटना नहीं चाहिए। एक भी क्लास ड्रॉप होगा कहानी ख़त्म हो जाएगा। तब छूट गया तो आपको क्या करना है, या तो रिकॉर्डिंग से करना है या नहीं तो और भी तरीका उससे मिलिएगा, वो तरीका बताएगी। तो उसको मेकअप करना ज़रूरी है, समझे? तो मेकअप ज़रूरी है करना। हाँ, तो मेकअप नहीं कीजिएगा मेकअप ज़्यादा कर लिए थे क्या? फेस का मेकअप नहीं करना है, दिमाग का मेकअप करना है, छूटे हुए का। खैर, तो यहाँ देखो AUG, C को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, बताओ क्या लिख दूँ? T लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि RNA है। U लिख सकता हूँ, U लिख दिया, चेंज किया, और बाकी सेम रहने देते हैं। तो क्या आएगा? CC, GUC, CGA, AGC। अब जरा गौर करो, AUG किसको कोड करेगा? फिर मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम आया UCC, बताओ आना क्या चाहिए? ऊपर क्या आया था? प्रोलिन। लेकिन कौन सा एमिनो एसिड आ गया? सेरिन। बाकी सब एज इट इज, बाकी सेम है। GUC ऊपर भी था, यहाँ भी है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? वैलिन। CGA आर्जिनिन, AGC सेरिन। तो क्या हुआ कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ ना, तो प्रोटीन चेंज। अगर एक एमिनो एसिड भी चेंज हो गया तो ये वो काम नहीं करेगा जो कर रहा था, और अगर गलती से वो काम कर भी रहा है तो प्रोसेसिंग में दिक्कत आ जाएगा, उसके स्पीड में दिक्कत आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा। सिंगल एमिनो एसिड में चेंज के कारण बहुत बड़ा चेंज होता है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल सिकल
सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम लोग बात करें, सिकल सेल एनीमिया, तो सिंगल एमिनो एसिड में चेंज होता है। एक्चुअल में क्या है, सिकल सेल एनीमिया होता है जो है तो हीमोग्लोबिन पढ़ाया था आप लोग को। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा सब यूनिट होता है और 2 बीटा सब यूनिट होता है। तो अल्फा भी प्रोटीन, बीटा भी प्रोटीन, प्रोटीन है ये सब, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो बीटा वाला जो प्रोटीन है तो ढेर सारा एमिनो एसिड का प्रोटीन होता है। सोन इस तरह से ढेर सारा होगा। तो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, तो छठा नंबर एमिनो एसिड अगर ये एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल आरबीसी होगा। आरबीसी का शेप कैसा होगा? नॉर्मल करने का मतलब आरबीसी का शेप क्या बताया था? ओवल टाइप, हाँ, बाइकनकेव शेप या इस तरह का, ऊपर से धसा हुआ रहता है, अंदर ऊपर। और अगर यही छठा नंबर पे, बाइकनकेव भी लिख सकते हैं, कोई सुनिए, छठा नंबर पे अगर ये ग्लूटामिक एसिड के जगह वैलिन आ जाए, छठा नंबर क्या आ जाए, तो सब कुछ नॉर्मल हो। जैसे 1 नंबर नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, 4 भी नॉर्मल, 5 भी नॉर्मल। लेकिन ये छठा नंबर एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 6 नंबर, ये गड़बड़ हो जाए, बाकी सब एज इट इज। तो ये ग्लूटामिक एसिड के जगह क्या आ जाए? वेलिन। तो यही वेलिन आने से, एक एमिनो एसिड चेंज करने से आरबीसी का शेप ऐसा हो जाता है। इस शेप का नाम है सिकल। सिकल बोले तो हंसुआ या हंसिया जानते हो, घर में आलू प्याज जो काटते हैं, हंसुआ के शेप का है। इसे में ना लकड़ी लगा दो तो हंसुआ नहीं बन जाएगा। सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल शेप का सेल हो गया, होना चाहिए था ओवल या बाइकॉन्केव शेप, वो किधर कन्वर्ट हो गया? सिकल होने से क्या हो गया? यहाँ हीमोग्लोबिन ज़्यादा हटेगा, यहाँ हीमोग्लोबिन कम हटेगा। तो हीमोग्लोबिन कम तो आयरन कम, और आयरन के कमी के कारण कौन सा बीमारी? एनीमिया। तो सिकल शेप के आरबीसी होने के कारण जो बीमारी होता है उसी का नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। क्यों हुआ? तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में भी कहाँ? बीटा पोजीशन, बीटा में भी कहाँ? छठा नंबर एमिनो एसिड चेंज हो गया। ग्लूटामिक एसिड रहता तो ये होता, और उसके जगह छठा नंबर एक एमिनो एसिड में चेंज होने के कारण ड्रास्टिक चेंज आ गया, और इसी को हम लोग क्या बोले? सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक भी एमिनो एसिड में चेंजेज आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक तो हो गया ये पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में और भी कुछ बात है, 2 तरह का होता है पॉइंट म्यूटेशन, तो यहाँ पे बताता हूँ, यहीं पे बस हो गया। पॉइंट म्यूटेशन 2 तरह का होगा, एक है, अगले ही पेज में करते हैं, पेज का कमी तो है नहीं, ऐसा करते हैं। अगर कभी ऐसा हो प्यूरिन से चेंज हो जाए, प्यूरिन से चेंज हो जाए, या पैरामिडीन से चेंज हो जाए। तो प्यूरिन में क्या बताया था? एडेनिन गुआनिन। पैरामिडीन में साइटोसिन, अगर डीएनए की बात करें तो थायमिन, और अगर आरएनए की बात करें तो यूरासिल। अगर ऐसा हो कि प्यूरिन अगर प्यूरिन से चेंज होता है, इस तरह के म्यूटेशन को बोला जाता है ट्रांजिशन टाइप का। किस तरह का म्यूटेशन होगा? ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन कहलाता है। तो ये म्यूटेशन कैसा कहलाएगा? ट्रांजिशन। नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये ट्रांजिशन म्यूटेशन है। ये भी कहलाएगा ट्रांजिशन। लेकिन ऐसा भी तो चेंज हो सकता है, प्यूरिन चेंज हो जाए पैरामिडीन से, प्यूरिन चेंज हो जाए पैरामिडीन से, पैरामिडीन चेंज हो जाए प्यूरिन से, या ये चेंज हो जाए इससे,
संभव है कि नहीं ऐसा? तो ये जो अंदर वाला जो ये कलर है ये कहलाता है ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन टाइप का म्यूटेशन। तो ये वाला कलर जो भी है क्या है? ट्रांसवर्जन। तो जरा गौर कीजिए, अभी हम लोग जो किए थे चेंज, तो किस में चेंज किए? देखो साइटोसिन को यूरासिल से चेंज किए, तो आ जाओ, साइटोसिन को किससे चेंज किए? तो प्यूरिन पैरामिडिन से चेंज, तो वहाँ पे कौन सा म्यूटेशन किए हम लोग? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन भी करवा सकते थे। क्लियर? तो पॉइंट म्यूटेशन दो तरह का होता है, ट्रांजिशन टाइप का और ट्रांसवर्जन। तो दो तरह का पॉइंट म्यूटेशन के रिगार्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं कि एक होता है ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्जन पॉइंट म्यूटेशन। अगर प्यूरिन से चेंज हो जाए, मतलब सेम में चेंज हो, तो ट्रांजिशन टाइप का कहलाता है। प्यूरिन से चेंज हो तो ट्रांजिशन, पैरामिडिन से चेंज हो तो भी क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन म्यूटेशन ही कहलाएगा। तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन दो तरह का पॉइंट म्यूटेशन। ऐसे इसका और भी टाइप है, बट इतना आपके लिए काफ़ी है। एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो सेकेंड पार्ट बताया था यहाँ पे। तो अब इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हमारा हो चुका। अब इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पेज में यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज। तो अगले पेज में बात करें तो इसके भी अगले पेज, तो यहीं पे पेज ले लेते हैं। तो सेकेंड वाला क्या बताया? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है ये देखिए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताना है तो आप क्या कीजिए कि जल्दी से कोड वाला पार्ट निकालिए, कोड। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 प्राइम, यहाँ लिख रहा हूँ 3 प्राइम, फिर लिख रहा हूँ AUG CCC CGA GCA GAA। इतना ही में करते हैं। चलिए अब जल्दी से देखिए, AUG किसको कोड करेगा? स्टार्ट कोडोन है, तो याद रखिएगा स्टार्ट कोडोन मिथ्योनिन कोड करता है प्रोकैरियोट में। CCC प्रोलीन को कोड कर रहा है। CGA आर्जिनिन कोड किया। GCA GCA मिला। एलानिन GGA, सॉरी GAA ग्लूटामिन। ठीक है, तो ये वाला प्रोटीन बनेगा। अगर ऐसा वाला रहे mRNA तो प्रोटीन ऐसा वाला बनेगा। अब देखिए, अगर आप एक काम करो, आप क्या करो, बीच में यहाँ देखो, यहाँ पे एक बेस इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, बाहर से लाके कहीं से डाल दीजिए। अगर यहाँ पे बोलिए क्या डाल दें? ग्वानिन डाल दूँ? अगर ग्वानिन डाल दिए, अब देखो क्या खेला हो जाएगा। एक बेस केवल डालेंगे तो पूरा रीडिंग फ्रेम शिफ्ट कर जाएगा। 5 प्राइमिन 3 प्राइमिन क्या है? AUG, लेकिन बीच में डाल दिया हूँ ग्वानिन। तो अब ये जैसे डालेंगे तो 3 का बनाना है। GCC, C इधर का आएगा, CG, फिर बनेगा AGC, AGA और फाइनली A, ये बनेगा। चलिए अब इसमें देखिए, अब जो हम लोग एमिनो एसिड को कोड करेंगे तो कौन कौन सा कोड आएगा? AUG किसको कोड किया? ये तो जैसा था वैसा ही रह गया, लेकिन जल्दी से देख के बताइए। GCC एलानिन को कोड किया। CCG प्रोलीन। AGC सेरिन को किया। AGA
आर्जिनिन को कोड किया, इसके बदले कोई नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जरा गौर कीजिए, एक के को न सेम आया, सब चेंज हो गया कि नहीं। तो इसी को बोलता है जो रीडिंग फ्रेम था। तो देखो AUG के बाद क्या था, CCC, यहाँ क्या बन गया GCC, CGA वो क्या बन गया CCG, चेंज हो गया, पूरा शिफ्ट कर गया। इसी को बोलता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरा चेंजेज आ गया। अगर मान लीजिए मेरा मन कर रहा है एक और इनकॉर्पोरेट करें, बोलिए क्या डालें यहाँ पे, एडनिन ही डाल लो। अब देखो क्या चेंजेज आएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 5 प्राइमिन, ये 3 प्राइमिन, AUG, लेकिन बीच में आ गया है एडेनिन, पहले से आ गया था गुआनिन, फिर क्या था, फिर अब जो आएगा AG, ये आएगा C, फिर ये C इधर शिफ्ट करेगा तो CCC, GAG, CAG, AA। चलिए जल्दी से जेनेटिक कोड निकालिए और उसमें देख के बताइए। तो देखिए AUG ये तो कोड करेगा मिथ्योनिन को, लेकिन खेला तो हुआ अब। तो देखो AGC किसको कोड किया, आर्जिनिन। CCC किसको कोड किया, प्रोलिन को। GAC किसको कोड किया, एस्पारागिन। CAG, नहीं, तो देखिए, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा रीडिंग फ्रेम शिफ्ट कर गया, पूरा रीडिंग फ्रेम ही क्या हो गया, शिफ्ट कर जा रहा है। देखो इसमें मिथ्योनिन के बाद डाले तो पूरा इधर चेंज, फिर डाले तो फिर चेंज। चलो एक और डाल के देख लेते हैं, लास्ट एक और डालते हैं। अगर यहाँ पे बोलो क्या डाल दूँ, C डाल दूँ। चलो अब देखो क्या खेला होगा, देखो अब खेला हो जाएगा यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे इधर किए 5 प्राइमिन, इधर कर दिए 3 प्राइमिन। तो देखो AUG, लेकिन बीच में डाले हैं C, उससे पहले डाले थे A, उससे भी पहले डाले थे G, और फिर चेंज होके आएगा CCC, CGA, फिर आएगा CGA, G आएगा G। G, एक सेकेंड रुकिए, इसको ठीक कर लें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा G, GCA, फिर आएगा GAA। चलिए फटाफट बताइए। AUG ये तो मिथ्योनिन होगा, इसमें हो गया मिथ्योनिन। CAG किसको कोड किया, उसके बाद देखो CCC किसको कोड किया, प्रोलिन को। CGA आर्जिनिन को। उसके बाद देखो GCA अलानिन, GAA। जरा सा गौर करो, ऊपर वाला और नीचे वाले को मिला तो केवल बीच वाला एक ठो एमिनो एसिड को छोड़ दीजिए तो बाकी सब मैच किया ना। मतलब 3 बेस लगातार अगर एक ही जगह डाला जाए या निकाला जाए तो केवल एक एमिनो एसिड का चेंज आएगा। तो जस्ट लाइक एक एमिनो एसिड का चेंज कहाँ आ रहा था, पॉइंट म्यूटेशन। 3 बेस लगातार एक जगह डालिए या एक जगह से निकालिए तो वो जस्ट लाइक पॉइंट म्यूटेशन, जस्ट लाइक पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन है नहीं, जब भी एक डाले तो पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज, ये भी रीडिंग फ्रेम चेंज, तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अच्छा सा एग्जाम्पल इसका है थैलेसेमिया। दोनों में डिफरेंस, यहाँ पूरा एमिनो एसिड ही चेंज हो गया, पूरा प्रोटीन ही चेंज हो गया, उसमें केवल एक जगह चेंज हो रहा था। तो एक जगह चेंज होगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, और लेकिन पूरा ही चेंज हो जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। NCERT इसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझाया है। क्या समझाया है? NCERT इससे समझाया है, राम
हैज रेड कैप। क्या समझाया है? राम हैज रेड कैप। तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं? अब अगर यहां पे बी को डाल दीजिए, बी, तो अब क्या लिखाएगा कि राम हैज, तो बी इनकॉर्पोरेट कर दिए, तो बी जैसे आ गया तो क्या लिखेंगे? बी आर ई डी सी ए अपी। मीनिंगलेस हो गया, हुआ कि नहीं? मीनिंगलेस, मीनिंगलेस हो गया उधर। तो बी के बाद अगर आई को जोड़ दो, आई, बी के जगह पे ही आई को जोड़ दिए। अब देखते हैं क्या चेंजेज आएगा। अब अगर चेंज करोगे तो क्या आएगा? राम हैज, पहले तो बी, फिर चेंज किए हैं आई, और फिर क्या आएगा? आर, फिर क्या आएगा? आर ई डी सी ए पी। फिर रीडिंग फ्रेम चेंज, गड़बड़ हो रहा है यहाँ। हाँ 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 हाँ, वही तो हमको लग रहा है गड़बड़ हो रहा है। क्या हो जाएगा? ई डी सी ए पी, पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज। अब देखिए, अब देखिए, फिर एक डाल दीजिए, फिर एक ठो डाल देते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी डाला है जी, अगर यहाँ डाले तो अब क्या हो जाएगा? राम हैज, बीच में चेंज होके क्या हो गया है? बी आई, और देन आ गया है जी, बिग, और उसके बाद क्या बोलेंगे? आर ई डी सी ए पी। तो जरा देखो, केवल ये ना चेंज हुआ, राम हैज रेड कैप, राम हैज रेड कैप, खाली बीच में क्या आ गया? तो तीन लगातार एक ही जगह पे डालिए, या तीन लगातार एक ही जगह से निकालिएगा तो केवल एक एमिनो एसिड का चेंज होगा। लेकिन अगर जहाँ एक बेस इनकॉर्पोरेट हुआ रीडिंग फ्रेम, वहाँ के बाद चेंज, दो किए तो भी चेंज, लेकिन लगातार अगर तीन कंजिक्यूटिव प्लेस लगातार, तो इस तरीके से होता है। तो देखिए, गड़बड़ तो दोनों है। म्यूटेशन, म्यूटेशन होता क्या है? सडन हेरिटेबल चेंज। अगर कभी पूछ दे, आगे में ही बता देना था, देखो हेडिंग में ही बताना था हमको। तो म्यूटेशन अगर कभी पूछे तो इसको बोलता है सडन हेरिटेबल चेंज। तो इसी को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। अचानक से होने वाला, अगले जनरेशन में जैसे चेंज हुआ और अगले जनरेशन में गया, तो उसी को बोलता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कहाँ होगा? डीएनए में कि आरएनए में? डीएनए में। अगले जनरेशन में डीएनए, जहाँ डीएनए चेंज करेगा तो क्या चेंज हो जाएगा? आरएनए। तो ये म्यूटेशन। म्यूटेशन और भी तरह का होता है, म्यूटेशन ढेरों तरह का है, म्यूटेशन होने का ढेरों रीज़न है, नहीं रीज़न भी ढेर सारा है। तो कुछ बात हम लोग थोड़ा सा पार्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में इसका देखेंगे। क्लियर है? तो ये आपका ख़त्म। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जिसमें हम लोग को बात करना है ट्रांसलेशन, उसमें बात करेंगे कैसे बनता है प्रोटीन, कैसे राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, कैसे एमआरएनए को ट्रांसलेट कर रहा है। तो ट्रांसलेशन, और जैसे ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा 80% मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आपका क्लोज, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स 80% क्लोज हो जाएगा ट्रांसलेशन पढ़ाते ही। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बचेगा डीएनए फिंगर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और क्रोमोसोम का पैकिंग। यही 3 टॉपिक बचेगा आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। देन स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन। तो मॉलिक्यूलर जिसका गड़बड़ हो गया तो हो गया, मेंडेलियन का एक भी क्लास मत छोड़ना। मॉलिक्यूलर में तो केवल नानी याद आएगी, अब मेंडेलियन में नानी दादी सब याद आ जाएगी अगर आपने क्लास छोड़ा तो। क्लियर? तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। स्कैनर दूँ? स्कैनर आएगा? नहीं आया, पता नहीं यहाँ क्या इशू आता है। फ़ोटो लेना है? हाँ, वहाँ पे रिंग हो रहा है। कहाँ से बता? ये तो पहले बता दिया था, फटाफट ले लीजिए।